सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। चार्टर एक्ट के द्वारा क्रमशः कंपनी के अधिकार सीमित किए जाते रहे, समय समय पर चार्टर एक्ट पारित होते रहे और कंपनी के प्रत्येक क्षेत्र पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण बढ़ता गया। प्रारंभ में अंग्रेजों के द्वारा कंपनी के शासन करने के अधिकार का विरोध किया गया, परंतु 1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात भारतीयों के द्वारा भी इनका विरोध प्रारंभ हो गया। 1833 के अधिनियम से भारतीयों में उम्मीद की किरण जगी थी कि उच्च पद उन्हें प्राप्त होंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में 1853 में कंपनी के अधिकार पत्र की अवधि बढ़ाने की बात उठी। तब भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया जाना प्रारंभ किया गया। सभी प्रेसिडेंसियों से अनेक प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेजे गए। भारत के लिए एक विधान मंडल बनाने की, गवर्नर जनरल की परिषद की सम्मति से काम करने, प्रेसिडेंसियों को एक तरह की प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने। प्रेसिडेंसियाँ आप जानते हैं, 3 प्रेसिडेंसियाँ मुख्य रूप से थी, एक बम्बई, एक मद्रास और एक बंगाल। अब और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो प्रांतीय स्वायत्तता इनको प्रदान करने की मांग की जाने लगी। छोटी नौकरियों के वेतन को बढ़ाने की मांग उठी। बड़े पदों का वेतन घटाने का, सभी के लिए पद के द्वार खोलने का, ब्रिटेनवासी जितने थे उनको सभी को असैनिक सेवाओं का पात्र बनाने के लिए मांग हुई। असैनिक सेवाओं के लिए परीक्षा के माध्यम से भर्ती आदि से संबंधित अनेक आवेदन ब्रिटिश सरकार को भेजे जाने लगे। वस्तुतः डायरेक्टरों के बोर्ड का कोई लाभ नहीं हो रहा था। इस बोर्ड के कारण और नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कारण और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कारण कार्य में अनावश्यक देरी हो रही थी तथा व्यय का भार भी बढ़ रहा था। इस हेतु यह सुझाव दिया जा रहा था कि एक राज्य, एक सचिव हो, उसकी एक परिषद हो जो कामकाज की देखभाल करे। कानून बनाने वाली व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी। गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह तब भेदभाव करता था, क्योंकि वह बंगाल का गवर्नर भी था। गवर्नर जनरल अलग से होना चाहिए था। अपने राज्य बंगाल का वह हमेशा पक्ष लेता था। इस समय तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, पर्याप्त विस्तार हो चुका था। 1843 में सिंध पर, 1849 में पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे। डलहौजी के द्वारा अनेक रियासतों को, जिसमें बर्मा में पीगू तक का क्षेत्र सम्मिलित था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। अतः नए प्रदेशों हेतु संवैधानिक प्रावधान करना आवश्यक हो चुका था। यह मांग भी थी कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हो, भारतीयों को अपने मामले में प्रबंधन का अधिकार दिया जाए। अप्रैल 1852 में लॉर्ड डर्बी ने संसद में कहा था कि यह हमारा मानवता, परोपकार, नैतिकता तथा धर्म के नाम पर आवश्यक कर्तव्य है कि सुरक्षा, बुद्धिमत्ता तथा विवेक को ध्यान में रखते हुए जितना शीघ्र हो सके भारतवासियों को अपने आंतरिक मामलों के निरीक्षण का अधिक से अधिक कार्यभार धीरे धीरे प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों में भी उम्मीद जगी थी डर्बी के इस वक्तव्य से। उपरोक्त परिस्थितियों में पार्लियामेंट ने 1853 में चार्टर के नवीनीकरण के प्रश्न पर विचार विमर्श प्रारंभ किया। संसद ने 2 समितियों कंपनी के मामले की जांच के लिए नियुक्त की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 1853 का अधिनियम बनाया गया तथा उसे पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। पहली बात थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय भारत में कंपनी के शासन को अपने हाथ में ले सकती है। कंपनी के राज्य को उस समय तक संचालित कंपनी करती रहेगी जब तक कोई अन्य अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित न हो जाए। कहने का अर्थ यही था कि आगामी आदेश तक वाली स्थिति थी। जैसा कि प्रशासनिक पत्र लिखे जाते हैं, आगामी आदेश तक आपको यहाँ पदस्थ किया जाता है या आगामी आदेश तक अमुक कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उस तरह की अनुमति
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए दिया गया कि जब तक कोई दूसरा आदेश ना आ जाए तब तक आप कंपनी भारत में प्रशासनिक कार्य देखेगा। दूसरी बात थी, कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या जो पहले 24 थी उसको घटा दिया गया और 18 कर दिया गया, जिनमें से 6 की नियुक्ति 18 में से इंग्लैंड के राजा के द्वारा किया जाना था। तीसरी बात थी, गवर्नरों और उनकी काउंसिल के गवर्नरों अर्थ है गवर्नर जनरल यानी बंगाल का गवर्नर जो गवर्नर जनरल भी होता था, और मुंबई और मद्रास के गवर्नर, उनकी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति भी इंग्लैंड के राजा की सम्मति के बिना नहीं हो सकेगी। अगला प्रावधान था, कंपनी के प्रशासन में सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था इंग्लैंड में की जाएगी। गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में कानून बनाने के लिए 12 सदस्यों की एक विधान परिषद गठित की गई। यह गवर्नर जनरल की काउंसिल का ही बड़ा रूप था। इसमें 4 प्रांतों के अलग अलग 4 प्रतिनिधि हुआ करते थे। मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल 3 तो थे, और एक उत्तर भारत जो वर्तमान में है उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से उसको बनाया गया था। इन चारों से एक एक प्रतिनिधि हुआ करते थे। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। बंगाल को विशेष महत्व दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां नियुक्त किया गया। इस एक्ट के पूर्व गवर्नर जनरल को छोड़कर अन्य पदों पर नियुक्तियों पर कंपनी के संचालकों का अधिकार था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालकों का यह अधिकार छीन लिया गया और नियुक्तियों के बारे में नियम बनाने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल को सौंप दिया गया। इस तरह से एक परिवर्तन किया गया। 8वीं व्यवस्था थी, यह व्यवस्था तय की गई कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके सचिव तथा अन्य पदाधिकारी का वेतन अंग्रेजी सरकार नियत करेगी, परंतु धन कंपनी के माध्यम से उनको पे किया जाएगा, दिया जाएगा। अंग्रेजी सरकार तय करेगी कितना वेतन मिले, लेकिन देगी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी। 1854 में एक समिति जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे नियुक्त की गई ताकि इस योजना को कार्यान्वित किया जा सके, किस प्रकार लागू किया जाए, उसके लिए ये कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। 10वीं व्यवस्था थी, डायरेक्टर्स के बोर्ड को इस बात की अनुमति प्रदान की गई कि वह नई प्रेसिडेंसी बना सके, नया राज्य बना सके अथवा पुरानी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सके। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये अधिकार इनको प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार एक आज्ञा के द्वारा 1859 में पंजाब में एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। उपराज्यपाल की परंपरा प्रारंभ हुई विशेष राज्यों में, जैसे वर्तमान में दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्य है लेकिन पूरी तरह से सामान्य राज्यों की तरह दिल्ली नहीं है, इस बात से आप लोग वाकिफ होंगे। तो उपराज्यपाल की परंपरा प्रारंभ हुई। इंग्लैंड में एक विधि आयोग की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाएगी। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भारत में एक विधि आयोग स्थापित किया गया था, उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी थी। जो भारतीय विधि आयोग जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कानून के मसविदे का निरीक्षण कर सके तथा विधान बनाने के लिए सिफारिश कर सके। यहाँ के जो विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उस पर वह विचार करे। ये इंग्लैंड में विधि आयोग स्थापित किया गया और वह कानून का मसौदा किस प्रकार का कानून हो उसके लिए सुझाव दे सके, सिफारिश कर सके। इसलिए एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। भारत में कार्यकारी तथा विधान संबंधी कार्यों को पृथक करने की दृष्टि से विधान कार्यों के लिए अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और जब यह परिषद कानून बनाने के लिए बैठे तो इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य भी सम्मिलित होंगे। अतिरिक्त 6 सदस्यों में कौन कौन होंगे? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक अन्य न्यायाधीश होगा, 2 हुए। बंगाल, मद्रास, मुंबई और उत्तर पश्चिम प्रांत जिसको हम वर्तमान उत्तर प्रदेश, चौथा राज्य जिसकी हमने चर्चा की थी जो बनाई गई थी, उसके एक एक प्रतिनिधि होंगे और 2 न्यायाधीश, मिलाकर 6 अतिरिक्त सदस्य इसमें बैठेंगे।
सभी प्रांतीय प्रतिनिधि और असैनिक पदाधिकारी होंगे जिनकी कंपनी की न्यूनतम सेवा 10 वर्ष की होगी, उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी। सभी प्रांतीय प्रतिनिधि जो होंगे और असैनिक पदाधिकारी ही होंगे जिनकी कंपनी में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होगी, उन्हीं को बनाया जाएगा। ये सदस्य 6 जो होंगे उनमें से 4 जो थे उनको। गवर्नर जनरल को 2 अन्य और सैनिक पदाधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया। यद्यपि गवर्नर जनरल के द्वारा इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया, किंतु गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वो 2 अन्य असैनिक पदाधिकारी नियुक्त कर सकता था। इस विधान परिषद की कार्यप्रणाली अंग्रेजी संसद के अनुसार ही तय की गई थी। प्रश्न पूछे जा सकते थे और कार्यकारी परिषद की नीति की विवेचना भी की जा सकती थी, उस पर बहस हो सकती थी, परंतु कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को नकारने का अधिकार नहीं था। परिषद में वाद विवाद मौखिक रूप से होना था और विधेयक को एक सदस्य के स्थान पर प्रवर समिति को सौंपा जाना था और इस विधान परिषद का कार्य गोपनीय नहीं होता था, अपितु सार्वजनिक रूप से ये कार्य किया जाता था ताकि सभी लोग क्या चर्चा हो रही है, क्या निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं से परिचित हो सके। गणपूर्ति अथवा कोरम 10 की थी, 10 मेंबर उपस्थित हों, अर्थात यदि कुछ डायरेक्टर्स ना आएँ तो क्राउन के प्रतिनिधि अपनी बात मनवा सकें। डायरेक्टर का संरक्षण भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये व्यवस्था थी 1853 के अधिनियम की। समीक्षा कर लेते हैं। 2 विपरीत धाराओं के बीच समझौता। यह अधिनियम 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच एक समझौता था। जो लोग कंपनी को जारी रखना चाहते थे वे इस बात से संतुष्ट थे कि कंपनी जब तक कि संसद न चाहे कि कंपनी का काम समाप्त हो तब तक कार्य करती रहेगी। जो लोग कंपनी को समाप्त करना चाहते थे उन्हें इस बात से संतोष था कि डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। क्राउन का नियंत्रण बढ़ गया। गणपूर्ति 10 की थी, अर्थात यदि कुछ डायरेक्टर्स न आए बैठक में तो क्राउन के प्रतिनिधि अपनी बात मनवा सकेंगे। यह क्राउन का ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण हो गया था। डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार उनके अधिकारों में कमी थी, इसलिए भी संतुष्ट थे। इस तरह हमें कह सकते हैं कि दोनों जो कंपनी के अधिकार को समाप्त करना चाहते थे वे भी प्रसन्न हो गए और जो कंपनी का अधिकार चाहते थे उनको भी इस बात की खुशी थी कि अभी उनको अधिकार तो है। इस तरह एक समझौता इस अधिनियम से स्पष्ट होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया। अधिनियम बनाने वालों की इच्छा के विरुद्ध विधान परिषद एक प्रकार का एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ही बन गया, जिसकी कार्यकारिणी के कार्यों पर आक्षेप होते थे और उसे गोपनीय पत्रों को भी इस परिषद के सम्मुख रखना पड़ता था। सारी बातें खुलकर होने लगीं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की जैसी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई, या कहा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स था ये जो परिषद था। भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। 3 स्तरों पर प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी, किंतु किसी भी स्तर पर भारतीयों को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वह अपने विषय में स्वयं कानून बना सकें। यह त्रुटिपूर्ण व्यवस्था थी जो जनता को कोई अधिकार नहीं देती थी। बोर्टल फ्रेयर ने इस विषय में लिखा कि यह करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने का प्रयोग था, जिसमें उन्हें केवल विद्रोह के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था कि वह यह कह सकें कि यह कानून हमारे अनुकूल है अथवा यह कानून हमारे प्रतिकूल है। ये अधिकार भारतीयों को दिया ही नहीं गया, ये बोर्टल फ्रेयर ने लिखा। केंद्रीयकरण की नीति इससे स्पष्ट हो जाती है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण की नीति का अनुसरण किया गया। प्रेसिडेंसियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल उसकी परिषद को, जो विधान परिषद जो बनाया गया था, ये सारी शक्तियाँ उसी में निहित थीं। एक तरह से तानाशाही पूर्ण व्यवस्था, यद्यपि बहस इसके लिए की जाती थी, किंतु केंद्रीय नियंत्रण कर दिया गया। राज्यों के अधिकार समाप्त कर दिए गए और ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में इस धारा का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इससे राज्यों के क्षेत्र में बहुत असंतुष्ट लोग हुए और विशेषकर अंग्रेज भी, गवर्नर भी असंतुष्ट थे कि उनके अधिकार, उनके परिषद के अधिकार
सीमित कर दिए गए या समाप्त कर दिए गए थे। इस कारण उन क्षेत्रों में भी असंतोष बढ़ा था। कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार। ब्रिटिश संसद अथवा क्राउन को कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। किसी भी नई व्यवस्था के आते ही कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो जाता, ऐसी व्यवस्था दी गई। इस तरह कंपनी के शासन को समाप्त करने का पूरा नियंत्रण एक आदेश के द्वारा ही हो सकता था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। व्यवस्थापिका सभा की तरह गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार कर उसे व्यवस्थापिका सभा का रूप दे दिया गया। यद्यपि इसको व्यवस्थापिका सभा नहीं कहा गया, किंतु फिर भी कार्य उसका पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा की भांति कर दी गई। ये एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती थी। लोकतंत्र की ओर विकास कहा जा सकता है, किंतु भारतीयों को अधिकार नहीं दिया गया था। जिस देश में वो शासन कर रहे थे उनको कोई अधिकार या प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। ये त्रुटिपूर्ण बात थी। प्रशासन के 3 केंद्र। प्रथम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी। द्वितीय कंपनी का निदेशक मंडल और तृतीय गवर्नर जनरल और उसका परिषद। ये 3 स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। प्रशासन इस तरह 3 केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहा था। इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहा जा सकता है। तो एक तरह से इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर स्थापित करके प्रशासन के संचालन का प्रयास किया गया था। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा भी कंपनी में पद प्राप्त करने हेतु भारतीयों को भी आवश्यक रूप से अधिकार प्राप्त हुआ था। खुली प्रतियोगिता का आयोजन की व्यवस्था की गई थी। भारतीयों की दृष्टि से अच्छा अवसर था। यद्यपि इसके बाद भी भारतीयों की नियुक्ति को रोकने का प्रयास, प्रतिबंधित करने का प्रयास अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा व्यवहारिक रूप में बहुत ज़्यादा किया गया था और बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर ही उच्च अधिकारी भारत से बन पाते थे या उसको रोकने का भरपूर प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। तो ये केवल दिखाने की बात थी। जैसे कहा जाता है हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग होते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्थिति थी। दिखा कुछ और रहे थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में, प्रायोगिक रूप में भारतीयों को उच्च पद में जाने से रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी भरपूर प्रयास करते थे और रोक ही लेते थे। 1853 के आदेश पत्र से भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद इस समय में विभिन्न आदेश पत्रों द्वारा ब्रिटिश संसद ने न केवल भारतीय शासन के लिए कंपनी को आदेश प्रदान किए थे, अपितु कंपनी के संचालकों संबंधी नियम भी बनाए गए थे, किंतु उसने भारत के शासन का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व अब तक ग्रहण नहीं किया था। यह भी पूरा हो गया। 1857 की भारतीय क्रांति के पश्चात 1858 से भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। इस तरह से ये अंतिम अधिनियम कहा जा सकता है, अंतिम व्यवस्था कहा जा सकता है। प्रथम भाग में जब तक कंपनी का शासन था, आपको यह स्पष्ट है कि 1857 में जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने पूरा शासन कंपनी के हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। इस तरह से ये प्रथम भाग था संवैधानिक विकास का, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो, अरब के वीडियो में अध्ययन किया था। और इसके बाद द्वितीय चरण प्रारंभ होता है 1858 में। तो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे।